अब हम लोग लोन लेते क्यों हैं और लोन लेते हैं तो इसका क्या फ़ायदा है, क्या लोन का कोई घाटा भी है? लोन तो आपको समझ में आ गया कि लोन जो होता है बैंक देता है। अब बैंक जब देता है तो उसके बदले वो थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट देता है और कुल मिलाकर के लोन में ही उसको फ़ायदा है और उसी से उसका बैंक पूरा मैनेज होता है। तो बात आती है कि लोन से क्या फ़ायदा है, तो लोन से क्या फ़ायदा है या सिर्फ घाटा है? तो हम लोग दो तरीके से बात करते हैं। पहला है कि टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, मतलब हम लोन लिए और उसका दो सिचुएशन हो सकता है। एक ऐसा सिचुएशन में हम बात करेंगे जिसमें लोन से हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है, और उसी में बात करेंगे कि जिसमें लोन लेकर के हमें नुकसान होता है। पहले हम लोग बात करते हैं फ़ायदे की। मान लीजिए कि एक गरीब बाप है जिसका बच्चा जो है ना पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, एक्सेस। वो जानता है कि अगर मेरे बच्चे को हायर एजुकेशन दिया जाए तो इट मे बी पॉसिबल, हाईली चांसेस कि वो एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर, यह सब कुछ बन सकता है। बस वो किसी तरह से उसको 10th करवा देता है, 12th करवा देता है। लेकिन जैसे ही वो 12th करता है तो उसकी जो एडमिशन है वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाती है। मान लीजिए पढ़ने में बहुत तेज है, लेकिन उसकी एडमिशन जो है ना किसी तरह से क्वालिफाई करता है, एग्ज़ाम में बैठता है और बैठने के बाद वो इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाता है और उसकी एडमिशन होने वाली है एक इंजीनियरिंग कॉलेज में। आप सबको पता है कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज की जो ईयरली फ़ी होती है अप्रॉक्स 50,000 to 60,000 होता है, और अगर वो हॉस्टल लेकर चलेगा और फिर अपना पर डे का मतलब मंथली वेजेस खर्च लेकर चलेगा तो 1 से 1.5 लाख सालाना उसका खर्च आएगा। अब सोचिए कि एक गरीब बाप वो 1 लाख या उसका जो खर्च तो बाद की साइड से जो छोड़ दीजिए, पहले आप ये बताइए कि वो 50-60 हज़ार रुपये उसका एडमिशन का फ़ी कहाँ से देगा? उसके पास पैसा बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब तो ये ना हुआ कि उसके पास टैलेंट है लेकिन पैसा नहीं है कि वो बच्चे का एडमिशन दिला सके। हो सकता है कि कोई उसी तरह से मेडिकल निकाल लिया हो, वो डॉक्टर बन सकता था लेकिन पैसे की वजह से वो डॉक्टर नहीं बन पाया। आज के डेट में ये चीज़ नहीं है। आप ये नहीं बोलेगा कि पैसे की वजह से हम डॉक्टर नहीं बन पाए, तो पैसे की वजह से हम इंजीनियर नहीं बन पाए, मेरे पे मेरिट बहुत ज़्यादा था। जैसे ही आपका एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में होता है तो बैंक के अंदर में एक एजुकेशन लोन होता है, आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं और उस एजुकेशन लोन के हेल्प से आप हायर एजुकेशन ले सकते हैं और आप उस लोन के बुनियाद मतलब बेसिस पे आप एक इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, या आप कोई और हायर एजुकेशन ले सकते हैं। तो लोन ले करके आप अपना पढ़ाई को आगे कंटिन्यू की और आप एक डॉक्टर, एक इंजीनियर बन गई। डॉक्टर इंजीनियर बन के आप कितना कमाई कीजिएगा वो तो आप जानते ही हो। तो ये आप डॉक्टर और इंजीनियर बनने के पीछे में कहीं ना कहीं तो लोन का कुछ ना कुछ तो रोल रहा है ना। और आज बहुत सारे बच्चे देखिएगा कि लोन के बल पे ही पढ़ाई कर रहे हैं। जब आप इंजीनियर बन जाते हैं तो उसका एक टाइम पीरियड होता है, उतने टाइम के बाद धीरे धीरे करके आप उसका पैसा चुका दीजिए और थोड़ा ज़्यादा चुका दीजिए। थोड़ा ज़्यादा चुकाने में आपको क्या जा रहा है भैया? आप मान के चलिए कि उसी के बदौलत आप इंजीनियर या डॉक्टर बने हैं, तो थोड़ा ज़्यादा देना भी पड़ा। मान लीजिए 5 लाख लिए तो 6 लाख देना पड़ा या 7 लाख तो दे देंगे। और वो एक इंजीनियर या डॉक्टर को उतना देने के लिए कितना कितना दिन लगेगा आपको? 1 साल, 1.5 साल, 2 साल? उतना तो आप आराम से चुका ही दीजिएगा। तो लोन लेकर के कोई आदमी अपना एजुकेशन को कंटिन्यू रख सकता है। अब उसको छोड़िए, एक हम बार बार बताते हैं कि मान लीजिए ना कि एक आदमी है जो एक प्राइवेट जॉब करता है, लेट कि वो किसी दुकान में जॉब करता है और जो उसका मालिक है उसको 5,000 रुपये मंथली देता है, 5,000। छोटी मोटी दुकान है लेकिन 5,000 वो जॉब देता है। लेकिन उसको क्या है ना कि ऑटो अच्छे से चलाने आता है। बाहर जाता है, बाहर जाके देखता है कि ऑटो चलाने में हमको ज़्यादा बेनिफिट है। एक दिन अगर हम ऑटो चलाएंगे
या एक ऑटो ड्राइवर जो है पर डे करीब करीब 1000 और 1000, 1500, 2000 तक कमा सकता है। उसके दिमाग में आया कि अगर हम ऑटो चलाएं दुकान छोड़ करके तो हम हर दिन कम से कम तो 1000 रुपया आराम से कमा सकते हैं। सारा खर्च करने के बाद 1000 रुपया हम आराम से कमा सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि उसके पास ऑटो नहीं है। यही समस्या उसके पास है, ऑटो नहीं है। उसके पास है क्या? कुछ नहीं है। ऑटो नहीं है तो मजबूरी में वो एक दुकान में काम करता है। तो उस केस में क्या करेगा ना कि वो जाएगा, एक बार वो पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लिया, ऑटो के बारे में जानकारी कर लिया कि हाँ हम एक दिन में 1000 रुपया आराम से बचा सकते हैं। मतलब कि हम अपना इनकम 5000 से सीधे कितना बढ़ा सकते हैं? 25000 बढ़ा सकते हैं। और मंथली मेरा इनकम जो है वो पर डे अगर 1000 हुआ तो एक मंथ में 30000 रुपया, मतलब इनकम सीधे मेरा कितना बढ़ जाएगा? 25000 रुपया बढ़ जाएगा। बस मेरे पास एक ऑटो चाहिए। वो उसके लिए लग जाता है, बैंक में जाता है, अप्लाई करता है और वो लोन लेता है। लोन लेकर के एक ऑटो खरीदता है। ऑटो खरीद करके वो रोड पर चलाता है। रोड पर चलाने के बाद उसको जो आप मंथली 5000 मिलता था, अब उसको मंथली 30,000 मिल जाता है। अब मान लीजिए कि बैंक को लोन उसको पर मंथ 10,000 रुपया देना है। 10,000 जैसी बहुत बड़ी अमाउंट होती है, 10,000 नहीं देना होगा उसको, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि उसको 10,000 रुपया देना है लोन। तो अगर वो 10,000 रुपया लोन दे भी देता है पर मंथ, तो भी उसके पास बचता कितना है? 20,000 रुपया। तो इन कंपेयर ऑफ 5,000 वो फिर भी 20,000 रुपया कमा रहा है ना। और दूसरी बात ये सोचिए कि अगर वो 10,000 रुपया पर मंथ वो दे रहा है बैंक में, तो कुछ समय बाद वो लोन अगर चुका देगा तो उसके पास खुद का ऑटो हो जाएगा। तो यहाँ पे लोन ले करके वो अपना फैमिली इनकम को बढ़ा सकता है, बढ़ाया भी। आपके बुक में एक एग्जाम्पल है, अब उस बुक के एग्जाम्पल पे आते हैं, जिसमें एक कोबलर है। कोबलर आप समझते हैं? मोची, जो जूता बनाता है। वो मोची जो है बहुत छोटा मोटा मोची है। वो क्या करता है कि पर डे जूता बनाता है, जूता को बेचता है, और बेचने पे जो उसको बेनिफिट होती है उसी से अपने परिवार को चलाता है। परिवार को चलाता है और उसमें से कुछ पैसा बचा करके फिर वो रॉ मटेरियल मतलब जूता बनाने के लिए जो लेदर चाहिए वो मार्केट जाता है, लेदर लेता है, और लेदर लेने के बाद फिर वो अगले दिन वही काम करता है, जूता बनाता है, फिर जूता बना करके बेचता है, और बेचने के बाद वो अपने परिवार को चलाता है, और फिर क्या करता है? लेदर खरीदता है। मतलब हर दिन उसके पास जो भी इनकम होता है उस इनकम का 2 पार्ट करता है। एक पार्ट से अपने परिवार को चलाता है, जबकि दूसरे पार्ट से वो रॉ मटेरियल लेता है और फिर वो जूता बनाता है। आप जानते होंगे कि इस तरह का जो बिजनेस होता है, खासकर जूते की जो बिजनेस होती है, वो सीजनल होता है। कभी कभी किसी सीजन में काफ़ी ज़्यादा डिमांड होता है, जैसे फेस्टिवल सीजन हो, लाइक दशहरा हो, दिवाली हो, ईद हो, होली हो, तो सीजन में खासकर ये सब चीज़ें ज़्यादा बिकती है। लेकिन अब सोचिए कि अब ये यहाँ पे 2 चीज़ है, सीजनल डिमांड ज़्यादा होता है, लेकिन सीजनल डिमांड जब ज़्यादा होता है तो मतलब कि हो सकता है कि एक दिन में 10, 20, 25 जूता बिक जाए। लेकिन 10, 20, 25 जूता के लिए उसके पास क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए कि पहले से उसके पास ढेर सारा रॉ मटेरियल हो, मतलब पहले से बहुत ज़्यादा लेदर हो, उस लेदर को अपने पास जमा कर ले, जमा करके जूता बना कर रखे और रख करके बेचे, तभी तो ये पॉसिबल है। लेकिन पहले ही बता चुके काफ़ी गरीब है, उसका पैसा कहाँ है कि एक बार में उतना सारा वो लेदर खरीद ले और खरीद करके जूता को जमा करके रखे ताकि वो सीजन में बेच सके। तो वो उसके पास पैसे की कमी होने की वजह से क्या करता है कि चाहे कुछ भी डिमांड हो, वो हर दिन 2-4 जूता बनाता है और 2-4 जूता बेचता है। और जब पीक डिमांड आता है तो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उसके पास तो था ही नहीं उतना लेदर। उस केस में वो क्या करता है ना, तो लोन ले लेता है।
जैसे ही पता चलता है कि उस सीज़न आने वाला है, तो अभी तो उसके पास इतना पैसा नहीं है कि मार्केट जाए और ढेर सारा लेदर ले करके पहले से जूता बना करके और जमा करके रखे। तो वो क्या करता है कि सीज़न से कुछ दिन पहले वो बैंक से लोन ले लेता है। लोन लेने के बाद वो मार्केट से ढेर सारा लेदर खरीद लेता है, और लेदर खरीदने के बाद वो हर दिन अपना, जैसे उसका डेली जूता बनता था बिकता था, वो तो बेचता ही है, लेकिन वो थोड़ा और एफर्ट लगाता है और जूता बनाता है, और बना करके जूता को जमा करके रखता है। जो पर डे बिकता था, मान लीजिए कि ऐसे एक नॉर्मल डे में एक जो शू मेकर है, मान लीजिए 5 जूता बना सकता है और सिर्फ 2 ही जूता बिकता है, तो 3 जूता बचा ना। वो 3 जूता को जमा कर करके रखा उस दिन के लिए जब पिक डिमांड हो, जब डिमांड मार्केट में ज़्यादा हो, और रखा। सीजन आया, फेस्टिवल सीजन, अचानक से डिमांड, जो पहले 2 जूता पर डे बिकता था 30-30 जूता बिकने लगा। अब इसके पास पहले से 30-30 जूता है, बना हुआ है ना, पहले से दुकान में भरा जूता पड़ा हुआ है, उसको बेच दिया। और इसमें उसको क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। अगर लोन नहीं लेता तो फिर इसको हर दिन वही 2-2 जूता ही बेचना पड़ता, बहुत होता तो 5 जूता बेचता है। लेकिन लोन ले करके बहुत सारा लेदर लिया, लेदर लेने के बाद वो जमा किया, और जमा करने के बाद जूता को जमा करके रखा और फिर उसको मार्केट में बेचा, और इससे उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ। तो इस बेनिफिट में उस लोन का भी रोल है, फिर वो लोन को चुका देगा, है ना, तो उस लोन को चुका देगा। तो यहाँ पे लोन से आपको देखे ना कि एक आपको बताया कि एक बच्चा जो है एजुकेशन सेक्टर में वो लोन लेकर के अच्छा खासा एजुकेशन ले सकता है, फिर आराम से लोन चुका सकता है। एक ऑटो ड्राइवर बताया कि किस तरह से वो अपना इनकम को बढ़ा सकता है। उसी तरह से ये शू मेकर जो है अपना ज़्यादा एफर्ट लगा करके, उसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल बताए। तो बहुत सारे जो बिजनेस जो रन कर रहे हैं इस लोन के बेसिस पे ही रन कर रहे हैं। एक दूसरा पहलू इसका पढ़ते हैं, लोन का एक दूसरा पहलू क्या है। लोन का हम लोग ऐसा करते हैं ना कि डिसएडवांटेज एक अलग से पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग लोन का डिसएडवांटेज अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ लोन का डिसएडवांटेजेस पे। ऐसे देखो लोन का कोई डिसएडवांटेज नहीं होता है। जैसे भी पता चलेगा कि हमको अगर लोन से डिसएडवांटेज है तो भला कोई लोन लेगा ही क्यों। हो जाता है कभी कभी लोन ले करके नुकसान हो जाता है, वो कोई नहीं जानता कि लोन लेने के बाद मेरा नुकसान हो जाएगा। अब आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, पहले हम अपना एक कॉमन सा एग्जाम्पल देते हैं, फिर आपका बुक का एग्जाम्पल। मान लिया ना कि कोई एक नया आदमी है जो मार्केट के अंदर में बिजनेस स्टेबलाइज करना चाहता है। मार्केट के अंदर बिजनेस स्टेबलाइज करता है तो उसके लिए वो क्या करता है, बैंक से लोन लेता है। लोन लेता है, अपना दुकान सेटअप करता है, दुकान को सेटअप करता है, उसको बहुत अच्छा गुडविल समझते हो तो उसका एक अच्छा लुक देता है, अच्छा फर्नीचर लगाता है, सारा सामान ला के भर देता है। ये सोच करके भरता है कि मेरा दुकान का जो गुड्स है वो अच्छा खासा सेल होगा और हम इससे ज़्यादा पैसा प्रॉफिट कमाएंगे। यही सोच के ना वो बिजनेस अपना दुकान जो है मार्केट में खोला और लोन लेके खोला। यहाँ तक ठीक था, उसके जो सपना था कि एक बड़ा दुकान खोले और बड़े दुकान में 2, 4, 5, 10 स्टाफ भी रखें, सामान सेल हो, बड़ा सा प्रॉफिट हो। दुकान खुल गया और ओपनिंग के पहले डे से ही उसको एहसास होने लगा कि उसका दुकान चल नहीं रहा है, नहीं चल रहा। मार्केट में नया दुकान है, नया दुकान को चलने में तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन नहीं चल रहा। अब सोचिए कि वो लोन लिया हुआ था पैसा, तो बैंक का इंटरेस्ट उस पर हर दिन क्या होगा, बढ़ते जाएगा। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि भैया आपका दुकान चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा तो ठीक है, टेंशन मत लीजिए, जब चलने लगेगा तो लोन दीजिएगा। उसका नहीं, आप लोन ले लिए, आपका इंटरेस्ट जो है वो शुरू हो गया, वो मीटर की तरह होता है, बढ़ रहा है।
तो मीटर की तरह उसका इंटरेस्ट जो होता है बढ़ते चल जाता है। पहला महीना 1 महीना जो है उसका दुकान एकदम खाली रहा, कुछ भी नहीं चला, लोन तो उसको चुकाना है, तो पहला महीना वो घाटे में गया, किसी तरीके से कहीं और किसी नेबर उबर से लेकर के वो लोन चुकाया। दूसरे महीने में भी घाटे में चला गया, तीसरे महीने, चौथे महीने, और इस तरीके से क्या हुआ कि अब वो चुका नहीं पा रहा, तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ते जा रहा है, तो लोन का अमाउंट भी दिन पर दिन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। उसके बाद क्या होता है कि बैंक वाला जो है ना वो अपना वसूली के लिए आता है, दुकान पे आएगा और जो भी आप लोन लिए हुए वो अपना वसूलने के लिए आपके पास जो भी रहेगा वो जिस तरीके से रहेगा, आप मान लो लोन अपने घर के नाम पे लिए हो तो आपको घर का कब्जा कर लेगा, जमीन के नाम पे लिए हो तो जमीन को कब्जा कर लेगा, जिस चीज़ वो होता है वो आप टर्म्स ऑफ क्रेडिट में कोलैटरल कहते हैं हम लोग कि गिरवी, आपको गिरवी रखना पड़ता है वहाँ पे। तो जो चीज़ आप रख करके लोन लिए हो ना वो चीज़ वो अपने कब्जे में ले लेगा और कब्जे में ले करके वो अपना पैसा वसूलेगा। तो आप यहाँ पे 2 नुकसान हुआ, एक तो आप लोन लेके दुकान खोले, दुकान चला नहीं तो आपका एक तो समय की बर्बादी हुई, और दूसरा इस लोन के चक्कर में आपका जो पहले से जमा पूंजी या तो आपका घर था या आपका ज़मीन था वो भी चला गया, अब दोनों जगह से बर्बाद हो गए, है ना। तो लोन का ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा एक और समझिए, जो आपका बुक का है, एक फार्मर है जो लोन लेता है, वो सोचता है कि अगर हम हायर यील्डिंग सीड्स, HYV सीड्स जानते होंगे, जो काफ़ी ज़्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी होता है, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र और इन सब का चीज़ का यूज़ करेंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, अब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो बेनिफिट ज़्यादा होगा। अब इस सोच के साथ कि अगर मेरे पास HYV सीड्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, फर्टिलाइज़र हो, प्रॉपर टाइम पर उसका इरिगेशंस हो, ठीक है ना, तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, लेकिन इसके लिए उसके पास पैसा नहीं है कि इन सब चीज़ों को खरीद सके। लेकिन उसके दिमाग में ये चल रहा है कि अगर ये सारी चीज़ें मेरे पास हुई तो हम अपने प्रोडक्शन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। तो वो क्या करेगा, वो फार्मर बैंक जाएगा और बैंक से लोन लेगा, लोन लेकर के आएगा, वो HYV सीड जो है वो सीड्स लेगा, सीड लेकर फिर वो अपने खेतों में डालेगा, पेस्टिसाइड्स लाएगा पिस्ट को मारने के लिए, कीड़ों को मारने के लिए, टाइम टू टाइम पर फर्टिलाइज़र डालेगा, प्रॉपर टाइम पर इरिगेशंस करेगा, और भी खेती बाड़ी के लिए जो भी चीज़ें थी उस लोन का पैसा लेकर के वो सब कुछ उस खेत में लगा दिया। टोटल पैसा लोन का 1 भी रुपया वो अपने घर के लिए यूज नहीं किया, वो सब कुछ खेती के लिए यूज किया, खेती में पूरा पैसा झोंक दिया और उसका ये पैसा काम भी आया, अच्छा फसल हुआ, सब कुछ तैयार होने वाला है। अब कुछ दिन में फसल जो है ना कट के तैयार होने वाला है, उसमें उसका 2-3 महीने का जो टाइम था वो भी लग गया। लेकिन अचानक से क्या हुआ ना कि अचानक से एक दिन पूरे फसल में टिड्डा का अटैक हो गया। अभी जैसे अभी आप सुने होंगे ग्रास हॉपर, पूरा पाकिस्तान में और इस तरह से इंडिया में भी आ चुका है। देखो, तो हम बता रहे थे कि उसका फसल तैयार हो गया था, कटने वाला था, लेकिन अचानक से कोई टिड्डा का अटैक हो जाता है, ग्रास हॉपर का अटैक होता है और एक ही रात में उसका जो तैयार फसल था पूरा चट कर जाता है, पूरा खत्म कर देता है। अब आप सिचुएशन समझने के लिए जरूरी नहीं कि अब आपको बताया जाए कि क्या होगा उसके बाद उस किसान का। एक तो उसका जो स्टैंडिंग क्रॉप था पूरा का पूरा फेल्योर हो गया, 3 मंथ का उसका पूरा मेहनत बर्बाद हो गया। जो लोन लिया था उस लोन का पूरा पैसा कहाँ से चुकाएगा ये आप सोचिए। पहले घर चलाने, मतलब लोन तो छोड़ दीजिए, वो घर चलाने लायक भी अब नहीं रहा। लेकिन बैंक वाला इतना मर्सी नहीं करता, बैंक वाला को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके ग्रास हॉपर अटैक कर दिया, क्या कर दिया, नहीं कर दिया। उसका जो मीटर होता है ना इंटरेस्ट का, वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा
किसान है, फार्मर है, तो हो सकता है कि अपने लैंड पे ही लोन लिया होगा या अपने घर पे लोन लिया होगा। जैसे उसका क्रॉप फेलियर होता है और वो लोन नहीं चुका पाता है, बैंक वाला आएगा, उसका घर को या उसका ज़मीन को अपने कब्जे में ले लेगा। और इस तरीके से वो किसान जो था इस लोन के चक्कर में पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। तो लोन में आप जानते होंगे कि आप बहुत सारे इंडस्ट्रीज का भी नाम सुनिएगा, उन्होंने लोन ले लिया, बिजनेस सही से चल नहीं पाया, लोन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला गया और वो लोन में दब गए और बाद में उनको अपना बाकी चीज़ जो उनके पास जमा पूंजी थी उसको भी उनको गंवानी पड़ी। बहुत सारा ऐसा इंडिया में बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे जिसमें बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं उनका लोन नहीं चुका पाए ड्यू टू कि उनका बिजनेस जो है फ्लॉप कर गया। तो लोन का एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज कोई जानता नहीं है। अगर कोई जान जाता कि लोन का डिसएडवांटेज है और मेरे साथ होने वाला है, डिसएडवांटेज तो खैर जानता कि हो सकता है, वो रिस्क तो होता है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि एकदम एग्जैक्ट हो ही जाएगा। अगर किसी को पहले से ये पता चल जाए कि ये रिस्क है और हमको घाटा होने वाला है, तब तो कोई रिस्क उठाएगा ही नहीं। क्यों उठाएगा कि लोन ले करके और अपने घर का भी पूंजी दान कर दे। तो पहले सेक्शन में हम लोग बात कर रहे थे कि लोन का क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज भी है। तो लोन का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों होता है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है।